सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस किया था ये पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इस एग्जांपल को हमने पूरा डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, ये देखें हमारे पास कुछ इसी तरह से 9 पहला जो है वो एक मैक्सिमा पे बन रहा है, एक पे मैक्सिमा बन रहा है 90 और 3 के ऊपर, और दूसरे में मिनिमा बन रहा है समथिंग 70 और 59 के करीब। ये देखें 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक पे मैक्सिमा और दूसरे पे मिनिमा। ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा, ये मैक्सिमा बन रहा है, इसके ऊपर कोई 90 के करीब आ रहा है कहीं, और 3,90, और ये देखें यहाँ पे 7,59 यहाँ पे हमारे पास एज पर द ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ विड्थ में ज्यादा है तो मैंने जो है वो रफ प्लॉटिंग की होती है, तो बन उसी तरह से रहा है कि एक पे ऊपर जा रहा है ग्राफ, एक पे हाईएस्ट पॉइंट है और दूसरे पे इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट है ग्राफ का। ठीक है, अगर आप इस रीजन में देखेंगे तो इस रीजन के हिसाब से, इस पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से ये पॉइंट लोएस्ट आ रहा है, और अगर इस रीजन के ऊपर देखेंगे, इससे पहले वाले रीजन पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर और इस एरिया पे देखेंगे पूरे। ठीक है, तो इन सारे एरियाज में बाकी ये पॉइंट जो है वो बाकी पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये देखें ये सब पॉइंट से बाकियों से मैक्सिमम, इधर ग्राफ फिर बाद में फिर से मैक्सिमम पे जा रहा हो, मल्टीपल मिनिमम मैक्सिमम बनते रहते हैं। सो इससे हमारा कोई कंसर्न अभी फिलहाल नहीं है, हमारे पास सिर्फ इन 2 पॉइंट से कंसर्न था, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, 2 पॉइंट। तो ये उनका ग्राफ आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हम बुक पे आ जाते हैं, बुक से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा कंटेंट रिलेटेड टू पीपीटी कवर हो गया। अब हम जो है वो अपना बुक की तरफ आ जाते हैं। बुक में हमने जो फोकस करना है वो 16.2 से ऑनवर्ड्स करेंगे। सो एक्सरसाइज 16.2 से ऑनवर्ड्स हम देखेंगे चीजों को। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें जल्दी से, बाजूकात हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बावजूद भी आंसर्स नहीं आते, उस सूरत में हमारे पास जो अचीव होता है हम उसको कहते हैं, फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव के का आंसर आ रहा है 0। अब 0 कोई आंसर नहीं हुआ, या तो हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए या नेगेटिव आंसर चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए या नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हमें आइडिया हो जाता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव पे, तो हम उससे फर्दर आगे डेरिवेटिव्स निकालना शुरू करते हैं, उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे, यानी जब तक हम आगे बढ़ेंगे जब तक हमारे पास 0 की जगह कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब अगर तो वो हम जब हायर ऑर्डर पे जा रहे हैं, अगर तो हमारा वो 0 से हट के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव पे तो नहीं आई थी, तो थर्ड डेरिवेटिव पे आई, या थर्ड पे नहीं आई फोर्थ पे आई, या फोर्थ पे नहीं आई फिफ्थ पे आई। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हमारे पास 2 तरह के डेरिवेटिव्स हैं, ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स और इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। सेकंड पे आ गई, सेकंड इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है, तो इवन पे हमेशा हमारे पास या तो मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है। वो आपको पता है कि सेकंड पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा। लेकिन अगर सेकंड पे नहीं आता आंसर, फोर्थ पे आता है, तब भी मैक्सिमा मिनिमा आएगा। वही कंडीशन होगी कि आंसर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा। तो जितने भी इवन डेरिवेटिव पे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जब हम जाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है और थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या हायर ऑर्डर पे जाते हैं, तो हायर ऑर्डर पे अगर आंसर हमारे पास इवन डेरिवेटिव पे आ रहा है, यानी कि फोर्थ पे आ रहा है या सिक्स पे आ रहा है या एट पे आ रहा है, तो हमें क्लियरली पता है कि जो हमारे ग्राफ की नेचर बनेगी वो या तो मैक्सिमा बनेगी या मिनिमा बनेगी। डिपेंड करता है कि ग्राफ हमारे पास उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव के आंसर की वैल्यू क्या है।
ठीक है। और था कि अगर, लेकिन अगर वो हमारे पास हमारा आंसर इवन डेरिवेटिव की जगह अगर ऑड डेरिवेटिव पे आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फॉर एग्जांपल थर्ड डेरिवेटिव पे आ रहा है या फिफ्थ डेरिवेटिव पे आ रहा है या सेवन डेरिवेटिव पे आ रहा है, तो ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स पे हमारे पास जो चीज आती है वो हमारा टाइम ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं हमारे पास, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह का कुछ होता है, या तो पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, पॉइंट से पहले भी नेगेटिव है, पॉइंट के बाद भी नेगेटिव है। पॉइंट लाजमी नहीं कि इधर ही आए, यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे आके ग्राफ में ऐसे बनेगा। इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है और डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। अगर हमारा उस और डेरिवेटिव पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला इन्फ्लेक्शन बनेगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है या फिफ्थ पे आ रहा है या सेवंथ पे आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव पे ग्राफ का नेचर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का बनता है। अगर ऑड पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल पॉइंट यहाँ नहीं था यहाँ था, और पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ इस तरह का बनता है, इस तरह का, इस तरह का बनता है, और इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मैं आपको पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा उस टाइम मैंने कहा था कि आगे चल के फर्दर इसको डिस्कस करूंगा, तो वहाँ प्रीवियस लेक्चर्स को नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस तरह का बनता है, ये इंक्रीज पॉजिटिव पे बनता है, ये नेगेटिव पे बनता है। पॉजिटिव पे ये क्यों बनता है? क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है स्लोप इंक्रीज हो रहा है, चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ से पहले भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वाई भी साथ साथ बढ़ रहा है, फिर इस पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए कॉन्स्टेंट हुआ, जीरो हुआ चेंज, फिर अगले दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। तो पॉजिटिव, नेगेटिव में ये एक्स बढ़ रहा है, वाई कम हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव पे ये वाला ग्राफ बनता है। ये होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप इसको देखें, अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जब देखें एग्जाम्पल नंबर 15 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया -5x4। ठीक है, जब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसके बाद जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट किया जीरो के, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट किया जीरो के, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 0। ठीक है, टर्निंग पॉइंट इक्वेट एक्स की वैल्यू आ रही है 0, ये हमारा पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट एक्स की वैल्यू 0 पे आया जाके। ठीक है, जब हमने इस टर्निंग पॉइंट को उठा के फंक्शन में डाला तो फंक्शन पे भी 0 आ रहा है, तो पॉइंट आया हमारा 0 0 पे, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0 0 पे अब कौन सा पॉइंट बनेगा? ठीक है, क्या वहां पे 0 0 पे मैक्सिमा बनेगा, 0 0 पे मिनिमा बनेगा, 0 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉजिटिव वाला बनेगा, नेगेटिव वाला बनेगा? पॉइंट हमारा पता चल गया क्या आया, पॉइंट हमें पता चल गया। पॉइंट हमारा जो अवेलेबल पॉइंट है वो आया एग्जैक्ट ओरिजिन पे, यहाँ पे आ रहा है 0 0। अब यहाँ ये बनेगा ग्राफ, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा इस जगह पे, या वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी हमने बात की थी उस तरह का कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ बनेगा। तो देखिए खिचड़ी बन गई। अभी ये डिसाइड करना बाकी ग्राफ की नेचर कैसे होगी, उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने जब हमने क्या करना होता है, हम इस x इज इक्वल टू 0 पे हम जब पुट किया फंक्शन में, तो पॉइंट आ गया 0 0, x 0 y 0, 0 0 पॉइंट आ गया, ये आ गया वो पॉइंट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाला था उसको सेकंड डेरिवेट किया, तो जब सेकंड डेरिवेट किया तो ये आया -5 4 20 -20x3, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव आपका -20x3। अब यहाँ से ना पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वैल्यू पता नहीं चल रही, तो आपको पता है जब नंबर की फॉर्म में नहीं होता, वेरिएबल की फॉर्म में होता है, तो x की जो ऊपर वैल्यू आई होती है वो उठा के पुट कर देते हैं नीचे। x की वैल्यू आई थी 0, 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो आंसर आ रहा है 0। और 0 कोई भी जो है आइडिया, हमें आइडिया नहीं देता कि जो है ग्राफ कैसा बनेगा, या तो पॉजिटिव वैल्यू कोई आनी चाहिए या नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए।
जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो हमें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ठीक है, तो फिर हम फर्दर क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव के बाद हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, जब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये थर्ड डेरिवेटिव पे आएगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अलावा बात कर रहा हूँ, जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो कर रहे थे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो गया, तो फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने डिस्कस किया था वो भी एक अलग मेथड है इसी काम को निकालने का, उससे तो आंसर आ जाएगा, उससे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव में ही सारा काम हो जाता है, हमें ना सेकंड पे जाना पड़ता है, ना थर्ड पे, ना फोर्थ पे। हम अभी फिलहाल फर्स्ट डेरिवेटिव से हटा के हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करें। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉलो ही तब होते हैं जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो आप देखें, मैं इसका जो है दोबारा से डेरिवेट करूंगा थर्ड डेरिवेटिव, तो थर्ड डेरिवेटिव पे मेरे पास जो है वो आंसर आ रहा है माइनस 303 माइनस 60x²। अभी भी आंसर नहीं आएगा। फोर्थ डेरिवेटिव निकालता हूँ, फोर्थ डेरिवेटिव पे आ रहा है -60x² का दोबारा निकालूंगा तो -120x। फोर्थ डेरिवेटिव में भी आंसर नहीं आया क्योंकि x की जगह 0 पुट करूंगा, खत्म हो जाएगा। ये करके देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव पे करूंगा तो -20x का डेरिवेटिव हो जाएगा -120। तो अब आंसर आ गया नेगेटिव, माइनस नेगेटिव। फिफ्थ डेरिवेटिव पे आया तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा, कोई और नहीं बन सकता, मिनिमम मैक्सिमम नहीं बन सकता। और फिफ्थ डेरिवेटिव पे नेगेटिव आंसर आया तो इन डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा, यानी कि ये वाला बनेगा, ये जो यहाँ वाला है ना, ये वाला, ये यहाँ से आगे इस इधर के बाद फिर ये यहाँ जा रहा है, ये रहा, ये वाला बनेगा नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और 0 0 पे, तो इसलिए देखें इन्होंने जो ग्राफ बनाया है आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के टेस्ट से अगर निकाला है तो उन्होंने ये देखें, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है, और एक क्वेश्चन भी उन्होंने, जैसे मैंने एक सॉल्व करके दिखाया, आप ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसके अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में देखें ये सेकंड डेरिवेटिव फेल हो गया, उसको भी जो मैंने बताया उसको भी आप जो है उस क्वेश्चन को भी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और थर्ड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर से करिएगा, वो उसने जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया हुआ है। और ये वाले क्वेश्चन को, ये दो क्वेश्चन आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से करने, ताकि आपको आइडिया हो कि जो है वो मिनिमा और मैक्सिमा के अलावा भी डिफरेंट दो अलग टाइप के ग्राफ भी हमारे पास बनते हैं अगर हमारे पास और डेरिवेटिव पे आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव पे भी 0 आ रहा है। ठीक है, फिर जाके फोर्थ डेरिवेटिव निकाला आपने, फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके आंसर आ गया। अब फोर्थ था इवन डेरिवेटिव, तो इवन डेरिवेटिव पे मैक्सिमम मिनिमम बनता है, ये गारंटी हो गई। फिर इवन डेरिवेटिव पे आंसर क्या है, नेचर इसकी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे मिनिमा बनता है। तो देखें इस ग्राफ पे मिनिमा बना हुआ है 2,0 ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये मिनिमा का ग्राफ बना हुआ है। तो ये देख लीजिएगा काइंडली, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 16.2 मैंने आपको बाकी सारी चीजें कहा था करने के लिए, सिर्फ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस जो है वो ये दो एग्जांपल्स के कर लीजिएगा। 16.2 16.1 ऑलरेडी हमने कहा था, डिस्कस कर ली थी कि ये आपका जो है वो कोर्स का असाइनमेंट का पार्ट है, तो इसको कर लीजिएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता दिए थे, तो उसको फॉलो कर लें, कितने बताए थे किसमें से। ठीक है, 3 और 2 और जो भी बताया था मुझे याद है वो, तो आप वो लेक्चर से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अब हम इनकी एप्लीकेशंस पे जा रहे हैं। ठीक है, बाज़-औक़ात एक ग्राफ में एक से ज्यादा मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, तो उसमें रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है कि एक, और एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ठीक है, कि उस पूरे ग्राफ में जो सबसे
फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ के अंदर 4 मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं, तो 4 मैक्सिमम पॉइंट में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमा है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे ज्यादा मैक्सिमा होता है। और बाकियों को तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे होते हैं। देखें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस हुई हैं बुक में। अगर आप बुक भी रीड करेंगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम चलेंगे एग्जाम्पल 16.3 में, स्केच द ग्राफ। तो मैंने यहाँ से ग्राफिंग देखेंगे, इसके अंदर एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, इसके सिर्फ एग्जाम्पल कर लीजिएगा स्केच द ग्राफ की, इसको जरूरत नहीं क्वेश्चन करने की। देखो इस एक ही ग्राफ के अंदर क्या है, एक हमारे पास मिनिमा, एक जो है वो यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एट अ टाइम मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक साथ भी आ जाता है बाजू का। ठीक है, तो 16.3 को जो है आपको अगर ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्केचिंग हमने 16.1 और 16.2 में मैंने आपको कहा था कि 7 ग्राफ भी साथ साथ बनाते रहिएगा हर क्वेश्चन का, जितने भी प्रैक्टिस करें। तो आपको स्केचिंग वैसे ही मैं पहले सिखा चुका हूँ 16.1 16.2 में, तो 16.3 अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है असाइनमेंट में। अलबत्ता आपने जो है वो 16.4 ज़रूर करनी है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 18 ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 18। फिर 16.4, इसमें क्या है, ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा मिनिमम आ रहे हैं और मैक्सिमम आ रहे हैं, तो आप बताएंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपके पास कहाँ आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें 2 मैक्सिमा आ रहे हैं, एक यहाँ मैक्सिमा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, एक यहाँ मिनिमम आ रहा है, यहाँ फिर से एक मैक्सिमा आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान बड़ा मैक्सिमा कौन सा वाला है, ये वाला। तो आप ये रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। एक से ज्यादा मैक्सिमा हो तो बाकी सारे मैक्सिमा रिलेटिव टू मिनिमा, रिलेटिव टू ग्राफ, वो मैक्सिमा होते हैं। और उन सब में जो सबसे ऊंची चोटी होती है, ऊंची पीक होती है मैक्सिमा की, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो हर केस में हर एक ग्राफ के हर एक फर्द के लिए वो मैक्सिमम पॉइंट है सबसे सारे पॉइंट्स के मुकाबले में। और इसी तरह से जो हमारा वही मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर एक से ज्यादा मिनिमा आ रहे हैं तो उन मिनिमा में सबसे छोटा मिनिमा जो आ रहा हो, सबसे जो नीचे आ रहा हो, वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा, बाकी रिलेटिव मिनिमा कहलाएंगे। इसी तरह से मैक्सिमा एक से ज्यादा ग्राफ में आ रहे हो तो उनमें सबसे बड़ा मैक्सिमा जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, बाकी सारे रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके ग्राफ्स, आपके बिजनेस अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, बिजनेस के डिफरेंट पैरामीटर्स अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिवली पिछले रिस्पेक्ट से आज हम जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं पिछले सीजन के मुकाबले में, और या उसके हिसाब से रिलेटिवली हम लो हैं, पिछली दफा हम ऊपर थे ज्यादा। तो इस तरह से हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा या एब्सोल्यूट कॉस्ट के हिसाब से, एब्सोल्यूट लॉस के हिसाब से लॉस अब जाते हैं मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, तो लॉस के हिसाब से कहीं ज्यादा लॉस हो रहा है, कहीं कम लॉस हो रहा है, तो एक्स जो हमारा हम ये दे रिलेटिव और एब्सोल्यूट मिनिमा के कॉन्सेप्ट से हम अपने लॉसेस को चेक कर रहे होते हैं कि प्रीवियस जो है वो उसमें टेनवर में और अभी करंट टेनवर में हमारा जो है वो किस में हमारा जो है कितना वो है, क्या कहते हैं, लॉस है रिलेटेड टू अदर। ठीक है, यहाँ तक हम इसको रखेंगे। और फिर ये कुछ 16.1 की एडिशनल एक्सरसाइजेज हैं, ये वही एक्सरसाइजेज हैं जो कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो हम चलेंगे वो अब चलेंगे ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशन पे, चैप्टर नंबर 17 डिस्कस करेंगे अगली क्लास में इस बुक का। और यही जो हमने मिनिमा, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये जो हमने चीज़ें सीखी हैं डेरिवेटिव की, ये हम अपने रियल लाइफ सिनेरियोज के ऊपर अप्लाई करेंगे। और हम अपने उन टेस्ट की मदद से अपने मैक्सिमम रेवेन्यू किस पॉइंट पे आ रहा है, कितनी प्रोडक्शन करने पे आ रहा है, मिनिमम कॉस्ट कितनी प्रोडक्शन पे हमारे पास मिनिमम कॉस्ट इनकर हो रही है, प्रॉफिट कितनी प्रोडक्शन करे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, इन एप्लीकेशंस के ऊपर अपन डिप्लॉय करेंगे चैप्टर नंबर 17 में। और यहाँ पे आके हमारे पास व्हाट प्रॉब्लम्स आएंगे,
और अगली क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ तक आपका मिड टर्म में आएगा। तो हम चैप्टर नंबर 17 से कुछ केसेस देखेंगे, जिन केसेस के ऊपर हम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर वही जो हमने सीखा है वही लगाएंगे। तो क्वेश्चन अब वर्ड सिंपल फंक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे, क्वेश्चंस जो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में होंगे, और हम उस वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके जो है उसके ऊपर यही मैक्सिमम मिनिमा का जो हमने सीखा ये लगाएंगे। तो इससे हमें रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शंस के जो है वो सारे ऑप्टिमाइजेशन करना आएगी कि रेवेन्यू को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं डिसीजंस, हमारे बिजनेस डिसीजंस के अंदर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बेसिक मैथ्स में मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 पढ़ाया था, उसमें जो है रेवेन्यू, कॉस्ट और जो है वो प्रॉफिट के और ब्रेक इवन वगैरह के आपको याद होगा कुछ फॉर्मूलाज मैंने लिखाए थे, और वो वहाँ बुक में लिखे हुए भी है, इसी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट के वो फंक्शंस, वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ताकि डेरिवेटिव आप सीख चुके हैं, उन फॉर्मूलाज को बाजू का डेरिवेटिव्स में ज़रूरत पड़ती है ताकि हम स्मूथली सारा काम कर सकें। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं एक आइडिया के तौर पर दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन जो है ना वो जिस तरह से वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में था, इस वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास जो है वो रेवेन्यू का एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे इसके जो है वो रेवेन्यू की मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट अगर है उस पर अगर जनरेट हो रहा है तो उसको कैसे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, तो ये एक एग्जांपल नंबर 117.1 की जरूर ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आगे चल के हम इनकी मदद से जो पीछे हमने 16 में देखा है उसकी मदद से किस तरह से इस तरह के सिंपल, अभी ये सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमें को सॉल्व करने में जो हमने पीछे सीखा है वो हेल्प आउट कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल वही, उसका फंक्शन निकाला, उसका डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वेट किया जीरो के, यहाँ से पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम प्राइस पी इज इक्वल टू 5 रखें तो हमारे पास जो है वो रेवेन्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम जनरेट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी चीजें खरीदेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ने से नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो हमें कितना रेवेन्यू का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट का फायदा हो रहा है, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये एक एग्जांपल नंबर 1 कम से कम जरूर कर लीजिएगा। इस वीक के अंदर हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फर्दर इस 17.1 की वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह का ही केसेस मैं आप लोगों को पेपर में दे दूंगा, वो क्योंकि आपने पीछे सब कुछ सीखा हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा उसको सॉल्व करना। ठीक है, और क्लियर है, तो यहाँ तक हम जो है वो उसको रखें।